अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज़्यादा है तो उसको ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात आपको हर 2 साल में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने से 1 घंटे के अंदर अंदर कोई कैफीन युक्त पदार्थ या टोबैको नहीं लिया हुआ हो, प्लस जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें तो डॉक्टर और पेशेंट आपस में बातें ना कर रहे हों। पेशेंट को जल्दी थकान हो जाना, पेशेंट को शरीर में मैलेज रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, और पेशेंट को सिर में दर्द होना, आँखों के अंदर की तरफ दर्द होना। स्ट्रेस के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। तो दैट सिंपैथेटिक सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो अगर मैं मुख्यतः बात करूँ तो हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा जब छोटी छोटी जो अपनी आइज़ की जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, उनमें भी हाइपरटेंशन होने की वजह से कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंघल। आप ESIC हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हाइपरटेंशन जो है वो साइलेंट किलर है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है और एक दिन इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने आते हैं। तो सर, क्या ऐसा है कि इसमें सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते या सिम्टम्स बाद में डेवलप होते हैं? तो जो हाइपरटेंशन है ये इसको साइलेंट किलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके इन जनरल कोई सिम्टम नहीं होते हैं। बट जो पेशेंट जिनको हेडेक होता है, जल्दी थकान हो जाती है, या जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उन लोगों के हम अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जनरली बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह हम इसलिए बोलते हैं कि हाइपरटेंशन साइलेंट किलर है और इसके इन जनरल सिम्टम नहीं होते हैं। तो अगर हम अब बात करें ग्रॉसली क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इसमें पेशेंट को जल्दी थकान हो जाना, पेशेंट को शरीर में मैलेज रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, और पेशेंट को सिर में दर्द होना, आँखों के अंदर की तरफ दर्द होना, इस तरह के मुख्यतः सिम्टम्स हाइपरटेंशन में मिलते हैं। सर, तो ये हाइपरटेंशन होता क्यों है? इसका भी तो कोई वजह होती होगी। सर, ये बताइए प्लीज़। सो हाइपरटेंशन वैसे तो एक ऐसी बीमारी है जो एजिंग के साथ पेशेंट्स को आनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी जो धमनियां हैं, हार्ट की जो वेसल्स हैं, उसमें प्रेशर है। तो समय के साथ वो धमनियों के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, जो इलास्टिक नेचर होता है उनका, वो कम होता जाता है और वो कठोर बनती जाती हैं। तो जो कठोर जब धमनियां हो जाती हैं तो उसमें उसके प्रेशर ज़्यादा होता है, जो हार्ट अपना एग्जर्ट करता है प्रेशर फ्लो के साथ, उनमें ज़्यादा होता है। तो ये एक एजिंग प्रोसेस की वजह से पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम जनरली एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, जो उम्र के साथ किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। इसके अलावा कुछ 5 से 10% मरीज़ ऐसे होते हैं हाइपरटेंशन के जिनको उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। उनको ब्लड प्रेशर होने के कारण कुछ और होते हैं, जिसके अंदर किडनी की डिजीज़ होना, पेशेंट्स को सॉल्ट सेंसिटिव होना। ये एक जेनेटिक कॉज है जिसके अंदर जो ज़्यादा हाई सॉल्ट पेशेंट्स लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी जल्दी हो जाती है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स भी हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी यंग अवस्था में आ जाती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कॉजेज़ हैं। बट हम जब भी कोई ऐसे यंग पेशेंट आते हैं तो हम इन सारे कॉजेज़ को पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने की, तब उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सर, एक और बात आती है, आजकल हर चीज़ को स्ट्रेस से जोड़ा जाता है सर, तो क्या स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का बैलेंस जो है उसकी वजह से होता है। तो स्ट्रेस के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। तो दैट सिंपैथेटिक सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर and heart rate. So stress is one of the most important factor for hypertension. सर, कॉजेज की बात तो हो गई, पर क्या सर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनके होने की वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल।
हाइपरटेंशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम बात करें 2 तरह के मेन होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में हम बात कर सकते हैं जो ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें स्मोकिंग होता है, अल्कोहल होता है, या कुछ लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, हाई सॉल्ट युक्त जो पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी में रहते हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर हम कंट्रोल करें तो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो उसके अंदर आपका एज आ जाता है, जेंडर आ जाता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती हैं कुछ पेशेंट्स को। तो ऐसे पेशेंट्स की फैक्टर्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सर, वैसे आप पहले बता चुके हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा डिटेल में व्यूअर्स को बताइए कि अगर हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट वो शुरू नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो सालों साल तक पेशेंट्स को मालूम नहीं पड़ता, बट जब मालूम पड़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए और जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो इतनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि उनको कंट्रोल करना या दुरुस्त करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो हाइपरटेंशन की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। पेशेंट्स को हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा जब छोटी छोटी जो अपनी आइज़ की जो आर्टरीज़ हैं, नसें हैं, उनमें भी हाइपरटेंशन होने की वजह से कई बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो इस तरह की ये जो एंड ऑर्गन डैमेज जो होता है ये बड़ा ही सीरियस होता है और पेशेंट इससे कभी भी रिकवरी नहीं कर पाता। कंट्रोल किया जा सकता है बट रिकवरी कभी नहीं हो पाती। जी, तो यानी इसका वही सॉल्यूशन है कि आप एक तो अपना लाइफस्टाइल को जो है वो एक्टिव रखें, और जो भी अभी आपने बताया कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दूर रखें, और साथ ही टाइमली ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें। बिल्कुल, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट जो कंट्रोल कर सकते हैं उनको आप ज़रूर कंट्रोल रखें। आप स्मोकिंग बंद करें, हाई सॉल्ट लेना बंद करें, लाइफस्टाइल में फ्रूट्स का और होल ग्रेन का जो पोर्शन है वो बढ़ाइए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा कम कर दीजिए, अल्कोहल ना लें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अगर इन सब के बावजूद भी आपको अगर तकलीफ होती है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमें इतना समय दिया और हाइपरटेंशन पर इतनी इम्पोर्टेंट बातें हम जैसे कोई पेशेंट 3 या 4 ड्रग जिसकी आपने मैक्सिमम डोज पेशेंट को दे दी है, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो हम इसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल कर देते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो रेसिस्टेंट है, ये अब कम नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 1 साल उन्होंने मेडिसिन ली, उसके बाद उन्होंने 15 दिन बाद या महीने बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक किया और उनका नॉर्मल था, और उसके बाद वो अपने आप को मान के बैठे थे कि मेरा ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन का इफेक्ट ब्लड के अंदर कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो गया है तो ये उसकी बीमारी खत्म हो गई है। दिल दे तो इस मिजाज का ए परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। जी हाँ दोस्तों, अगर लाइफ में कोई परेशानी है भी तो उस पर परेशान होने से हमारी परेशानियां बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हुए परेशानी का हल ढूंढिए। हाइपरटेंशन पर इससे पहले भी एक वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर भी कर दीजिए। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द ही उस विषय पर जानकारी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।